Hi everyone, Assalamu alaikum. Myself Muhammad Usman Munir, your tutor providing you free education. Welcome back to my channel Tuition Bank. So let's start our new lecture for class 9 Physics, chapter number 1 Physical Quantities and Measurement. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तमाम वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। इसके अलावा आपका इस वीडियो के मुताल्लिक कोई क्वेश्चन हो तो आपने वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन राइट कर देना है। आपके क्वेश्चन का इंशाल्लाह इमीडिएटली रिप्लाई किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज का सलूशन, यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने एमसीक्यूज़ को मुकम्मल पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करना है। शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया होगा अगर तो उसका सलूशन है तो हम उसका सलूशन सॉल्व करेंगे, और अगर सिंपल है तो हम बुक से उसकी डेफिनेशन या उसका पूरा टॉपिक जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव नोट की सूरत में राइट करेंगे। तो पेज नंबर 24 पर हम अपने एमसीक्यू सारे कर चुके हैं। 10 के 10 एमसीक्यूज थे जो कि लास्ट लेक्चर में हमने कवर किए थे। आज है क्वेश्चन 1.2 जो कि हमने सॉल्व करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज, गिव 3 एग्जांपल इन ईच केस। हर केस में आपने 3 एग्जांपल देनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो अभी हमने रीड किया बुक से, तो बेस और ड्राइव क्वांटिटीज में डिफरेंस पूछा गया है कि बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, और हर एक की 3-3 एग्जांपल देनी है। तो हमने बेस और ड्राइव क्वांटिटीज का मुकम्मल टॉपिक डिस्कस कर लिया हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज में। तो अगर आपने वो लेक्चर पढ़ा होगा तो इजी हो जाएगा। बहरहाल हम यहाँ पे फिर भी उनको राइट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज बेस्ड ऑन द विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस। वो तमाम क्वांटिटीज जिनकी बेसिस पे दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जा सके वो बेस क्वांटिटीज होती हैं। ये हमने पढ़ी थी 7 बेस क्वांटिटीज, लेकिन यहाँ पर चूंकि 3 एग्जाम्पल को पूछा गया है तो हम उनमें से उन 7 में से सिर्फ 3 एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी है? लेंथ है, मास है और इलेक्ट्रिक करंट है। ये 3 बेसिक क्वांटिटीज हैं, ये बेस क्वांटिटीज हैं जिनकी बेसिस पे रह के हम दूसरी क्वांटिटीज को डिटरमिन करते हैं। तो वो तमाम क्वांटिटीज जिनके जरिए दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जा सके वो बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। 3 एग्जाम्पल पूछी थी हमने, 3 एग्जाम्पल बता दी। कौन सी? लेंथ, मास और इलेक्ट्रिक करंट। आगे आ जाए ड्राइव क्वांटिटीज पे। ड्राइव क्वांटिटीज की डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो तमाम क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटी के जरिए एक्सप्रेस की जा सकें उनको कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज, यानी कि ये अखज़ की गई हैं कहाँ से? बेस क्वांटिटी से। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। वो तमाम क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटी के जरिए जाहिर की जाएं, बेस क्वांटिटी के जरिए बयान की जाएं, बेस क्वांटिटी के जरिए एक्सप्रेस की जाएं, उनको ड्राइव क्वांटिटीज कहा जाता है। इनकी 3 एग्जांपल कौन सी हैं? ये 3 एग्जांपल हैं, एरिया, वॉल्यूम और स्पीड। ये 3 एग्जांपल ड्राइव क्वांटिटीज की होंगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। वैसे तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का था जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया, लेकिन आज का जो पहला क्वेश्चन जो कि 1.2 है वो हमने कवर कर लिया। 2 चीज़ें पूछी थी, बेस क्वांटिटी क्या है और उसकी 3 एग्जाम्पल दें, ड्राइव क्वांटिटीज क्या हैं तो उसकी 3 एग्जाम्पल दें। तो वो यहाँ पे लिख दी। अगर आपने इसका सोल्यूशन देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मुकम्मल टॉपिक लिखा होता है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इन क्वेश्चन आंसर का जो है सोल्यूशन वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा, ठीक है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ से भी रीड कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.3। क्वेश्चन देख लेते हैं। पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग। ये कुछ यूनिट्स दिए गए हैं, इन यूनिट्स में से बेस यूनिट्स को पिक करना है, निकालना है। हमने सिस्टम इंटरनेशनल में 7 बेस यूनिट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो लिहाजा इनमें जो बेस यूनिट्स होंगे वो निकाल लेंगे। बाकी सारे यूनिट्स के होंगे ड्राइव यूनिट्स होंगे, लेकिन पढ़ लेते हैं कौन कौन से बेस यूनिट्स दिए गए हैं और कौन से ड्राइव यूनिट्स हैं। तो उनमें से हमने कौन से निकालने हैं? जूल, न्यूटन, किलोग्राम, हर्ट्ज, मोल, एम्पीयर, मीटर, केल्विन, कूलम और वाट। ये यूनिट्स हैं। इनमें से हमने बेस यूनिट्स को क्या करना है? निकालना है। तो बेस यूनिट्स कौन से हुए? किलोग्राम, मोल, एम्पीयर, मीटर और केल्विन। क्योंकि किलोग्राम मास का यूनिट है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है, एम्पीयर
करंट का यूनिट है, ठीक है, और मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, और केल्विन जो है वो टेम्परेचर का यूनिट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1.3। 1.3 में क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग। नीचे कुछ यूनिट्स दिए गए हैं, उनमें से बेस यूनिट पिक करने हैं, यानी कि ड्राइव और बेस यूनिट्स को मिक्स करके दिया गया है। इनमें से वो कह रहे हैं जो बेस यूनिट्स हैं वो निकालें। तो हमने सिस्टम इंटरनेशनल में 7 बेस क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था। उन 7 बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स होते हैं वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं। तो 7 बेस यूनिट्स हैं, ड्राइव यूनिट्स मल्टीपल्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें से हमने पिक वो करने हैं जो कि बेस हैं। कौन कौन से? जॉल, न्यूटन, किलोग्राम, हर्ट्ज, मोल, एम्पियर, मीटर, केल्विन, कूलम और वाट। इनमें से बेस यूनिट्स निकालने पाए। तो बेस यूनिट्स हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, बेस यूनिट बड़े आसान है, 7 हैं। वो कौन कौन से इसमें से निकलेंगे? वो है किलोग्राम जो कि मास का यूनिट है, मोल जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है, एम्पियर जो कि करंट का यूनिट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, और केल्विन जो है वो टेम्परेचर का यूनिट है। तो ये बेस यूनिट्स हमने निकाल लिए हैं, ठीक है जी। बाकी सारे के सारे क्या हैं? ड्राइव यूनिट्स हैं, क्योंकि वो सारे के सारे मिलके बेस यूनिट से ही बने हुए हैं। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये था कि ये जो नीचे यूनिट्स दिए गए इसमें से सिर्फ बेस निकालने। तो हमारा आंसर कितने बेस यूनिट पे होगा? सिर्फ 5, जो कि हमने निकाल लिए, किलोग्राम, मोल, एम्पियर, मीटर और केल्विन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.3 भी कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.4, और पढ़ लेते हैं कि क्या पूछा गया है। फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव क्वांटिटीज। कुछ ड्राइव क्वांटिटीज दी गई हैं, उनके अंदर बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं, और यानी कि बेस यूनिट्स कौन से हैं, वो हमने मेजर करके देने हैं, वो निकाल के देने हैं कि इनमें से ये बेस यूनिट्स हैं। क्योंकि ड्राइव क्वांटिटीज हमने पढ़ी हैं कैसे बनती है? बेस की वजह से, बेस क्वांटिटीज के मिलने की वजह से ड्राइव क्वांटिटीज बनती हैं, और बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं वो बेस यूनिट्स होते हैं, और वो सारे के सारे यूनिट्स ड्राइव क्वांटिटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो उन्होंने कहा है यहाँ पे 4 ड्राइव क्वांटिटीज दी गई हैं। इन चारों ड्राइव क्वांटिटीज के अंदर इनके जो यूनिट्स हैं उसके अंदर बेस यूनिट्स कितने हैं वो निकाल लें। तो हम पहला देख लेते हैं, स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स और वर्क। सबसे पहला डिस्कस करेंगे स्पीड। स्पीड को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्पीड असल में होती क्या है? किसी भी यूनिट टाइम में जो आपका डिस्टेंस कवर होता है वो स्पीड होती है। फार्मूले से आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। वो डिस्टेंस, ठीक है जी, वो डिस्टेंस जो कि आपने किसी खास टाइम पीरियड के अंदर कवर किया वो क्या होता है? स्पीड। यानी कि ये कार ने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करना है, इसको कितना टाइम लगेगा वो इसकी क्या होती है? स्पीड होती है। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, वो स्पीड होती है। तो यहाँ पे स्पीड, अब डिस्टेंस का यूनिट हमें पता है मीटर है, क्योंकि लेंथ जो है वो मीटर में कवर होती है। तो डिस्टेंस क्या है? फासला, एक लेंथ है, तो लेंथ मीटर में कवर होगी, और टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड होगा। तो इसका मतलब है इस ड्राइव क्वांटिटी के अंदर कितनी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं? 2, ठीक है, और उनके यूनिट्स कितने हैं? 2। तो लिहाजा इस ड्राइव क्वांटिटी में 2 यूनिट्स आ रहे हैं। कौन कौन से? मीटर और सेकंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.4 का पहला पार्ट मुकम्मल हुआ, स्पीड वाला। अब दूसरा पार्ट देखते हैं जिसमें वॉल्यूम को डिस्कस करना है, उसको डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम असल में होता है क्या है? किसी भी शेप की लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, जब इस तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाता है। जैसे ये एक आपको क्यूब नज़र आ रहा है, इस क्यूब में एक हाइट है, एक लेंथ है, एक विड्थ है। तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो ये तीनों मिल के मल्टीप्लाई होकर जो हमें वैल्यू देती हैं उसको कहते हैं वॉल्यूम। तो चूँकि लेंथ भी एक डिस्टेंस है, विड्थ भी एक डिस्टेंस है, और हाइट भी एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जो होता है, जो फासला होता है, उसको हम मीटर में मेजर करते हैं। तो लेंथ का यूनिट भी मीटर, विड्थ का यूनिट भी मीटर, और हाइट का यूनिट भी मीटर। तो इसमें सिर्फ एक ही बेस यूनिट इन्वॉल्व है जो कि मीटर है। एक ही बेस क्वांटिटी है जो कि मीटर में एक्सप्रेस की गई है, ठीक है, जो कि मिल के वॉल्यूम बना रहे हैं, जो कि वॉल्यूम एक ड्राइव क्वांटिटीज है, जो कि मिल के वॉल्यूम की सूरत में हमें क्वांटिटी मिल रही है। तो लिहाजा इसमें बेस क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व इन द वॉल्यूम इज मीटर्स, इसमें मीटर इन्वॉल्व है। आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.4 का नेक्स्ट पार्ट है
फोर्स अभी हमने इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किया, तो बुक का यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता नहीं है क्योंकि बच्चों को अभी फोर्स के बारे में पता ही नहीं है, तो यहाँ पे ये यूनिट पूछ लिया गया है। ठीक है, बहरहाल फोर्स हमने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करना है, वहाँ पे आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि फोर्स असल में होती क्या है। ठीक है, तो लेकिन अभी फिल वक्त चूँकि पूछ लिया गया है तो हमने डिस्कस तो करना है। तो आप फोर्स को डिस्कस करते हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो मास मूव करता है और मूव करने से उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होता है, तो उस एक्सेलरेशन की वजह से और मास की वजह से जो एक क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से हासिल होती है उसे फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। m क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास है, जबकि a क्या है, एक्सेलरेशन जो कि इस मास को मूव करते हुए पैदा हो रहा है। तो F इज इक्वल टू ma। फोर्स m मीन्स किलोग्राम, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है इस ड्राइव क्वांटिटी के अंदर 3 यूनिट्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से, किलोग्राम भी आ गया, मीटर भी आ गया और सेकंड भी आ गया। तो लिहाजा ये ड्राइव क्वांटिटी 3 बेस क्वांटिटीज के मिलने से बन रही है, लिहाजा इसमें 3 यूनिट्स आ रहे हैं, बेस यूनिट्स, किलोग्राम और आपका मीटर, और तीसरा सेकंड। किलोग्राम, मीटर और सेकंड, ये तीनों बेस यूनिट मिलके फोर्स का यूनिट बना रहे हैं। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 जो कि है वर्क। क्योंकि पहले 3 डिस्कस हो गए, स्पीड भी हो गया, वॉल्यूम भी हो गया और फोर्स भी हो गया, अब है वर्क। उसी तरह अभी वर्क हमने पहले चैप्टर में नहीं पढ़ा, बहरहाल उन्होंने पूछा है तो हमने इसको सॉल्व करना है। वर्क क्या होता है, वर्क होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की जाए और वो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करे तो हम उसे कहते हैं वर्क। फार्मूला क्या होता है इसका वर्क का, W इज इक्वल टू F इंटू डी, यानी कि फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासला। तो अभी हमने पढ़ा फोर्स जो है F, इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जबकि डिस्टेंस जो है ये मीटर में होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी 3 क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, क्योंकि फोर्स में ऑलरेडी मीटर कवर हो गया और डिस्टेंस भी मीटर में है, तो किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड इसमें भी इन्वॉल्व है। तो लिहाजा फोर्स के भी वही बेस यूनिट्स हैं और वर्क के भी वही बेस यूनिट्स हैं जो कि फोर्स में थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1.4 हमारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1.5, एस्टिमेट योर एज इन अ सेकंड। आपकी एज इस वक्त कितनी हो चुकी है पैदा होने से लेकर अब तक, लेकिन वो एज किस में कैलकुलेट करनी है, सेकंड्स के अंदर। ठीक है, कितने सेकंड हो गए हैं आपको पैदा हुए को। ठीक है, तो 9th क्लास में जो बच्चे आ रहे होते हैं ना, वो 14-15 साल के बच्चे होते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मेरी एज जो है वो 15 साल है, सपोज माई एज इज इक्वल टू 15 ईयर्स। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो अगर मेरी एज 15 साल हो चुकी है तो मैं क्या करूँगा, 15 को 365 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो दिन आ जाएंगे कि मैं कितने दिन हो गए हैं मेरी एज को, कितने दिन हो गए मुझे पैदा हुए को। तो एक साल में 365 दिन होते हैं, 15 साल मुझे हो चुके हैं, तो 15 × 365 तो ये आ गया 5475 दिन हो गए मुझे पैदा हुए को। ठीक है जी, तो अभी मेरी एज जो आई है वो दिनों में आई है, यानी कि 5475 दिन हुए हैं मुझे पैदा हुए को। फिर नेक्स्ट है, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, लिहाजा मैं अपनी एज को दिनों से अब किस में लेके चले जाऊंगा, घंटों में। तो 5465 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1,31,400। 1,31,400 घंटे आ गए। ठीक है जी, इसका मतलब है मुझे इस वक्त पैदा हुए कितने घंटे हो गए, 1,31,400 घंटे हो गए। हर एक घंटे में, अब ये घंटे में मेरी एज आ गई है, लेकिन अब घंटों को किस में लेके जाना है, मिनट्स के अंदर, और फिर सेकंड्स में लेके जाएंगे। अब एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो जो आंसर आया हुआ है ये 1,31,400, इसको 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1,31,400 को 60 से ज़रब दी तो ये आंसर आ गया 78,84,000 मिनट्स, यानी कि 15 सालों में मुझे 78,84,000 मिनट्स हो गए हैं पैदा हुए को। अब मेरी एज आ चुकी है मिनट्स में।
अब मिनट्स में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे जो एज मिनट्स में आई है, यानी कि 78,84,000 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 47,30,40,000। इसका मतलब है 15 साल हो चुके हैं मुझे पैदा हुए को, और सेकंड्स में मेरी एज कितनी है, 47,30,40,000। तो जो एज थी वो हमने सेकंड्स में कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक था कि आपने अपनी एज को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कैलकुलेट करना है। तो सेकंड्स में हमने जो एज कैलकुलेट की है यानी कि 15 साल के हिसाब से वो कितना आंसर आया है, 47,30,40,000 सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा मुकम्मल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एक टेक्निकल क्वेश्चन है, पूछा क्या गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ SI यूनिट्स प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। जो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसका साइंस के अंदर रोल क्या है। ये 6 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, ये 6 पॉइंट्स कंप्रीहेंसिव आंसर है, इससे नेक्स्ट आंसर कोई नहीं है, यानी कि ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका बड़ा अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा। इससे छोटा आंसर यानी कि समरी टाइप हो सकता है, लेकिन ये एक कंप्रीहेंसिव आंसर है। अगर आप ये लिखते हैं तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये बड़ा कंप्रीहेंसिव आंसर है, इसमें हर चीज को कवर किया गया है। आंसर का जो सबसे पहला पॉइंट है वो देख लेते हैं, साइंस हैज एडवांस्ड एंड एक्सपेंडेड ड्यू टू द यूज ऑफ SI यूनिट्स इन द कैलकुलेशन। SI यूनिट्स की कैलकुलेशंस की वजह से साइंस एडवांस हो गई है और उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया, क्योंकि ड्राइव यूनिट किसकी वजह से बनते थे, बेस यूनिट की वजह से। तो ये यूनिट्स एक्सपेंड कैसे हुए, ड्राइव एक्सपेंड कैसे हुए, बेस की वजह से, बेस के कॉम्बिनेशंस की वजह से ड्राइव यूनिट्स जो है वो बने। तो इसकी डिस्कवरी की वजह से साइंस में तरक्की हुई, उसने एक्सपेंशंस की और एडवांस टेक्निक्स, एडवांस चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो पहला ये पॉइंट कवर हो गया हमारा यहाँ पे। दूसरा है, टू इंश्योर कंसिस्टेंसी वी नीड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। एक कंसिस्टेंसी, पूरी दुनिया में एक जैसी चीज रखने के लिए, एक जैसा सेट रखने के लिए हमें इसकी बड़ी ज़रूरत थी, इस वजह से भी SI यूनिट्स को डेवलप किया गया। तीसरा पॉइंट, to promote science and technology, it is increasingly imperative to exchange scientific and technical information throughout the world using a system of units that is acceptable and understandable। देखें, लैंग्वेज में फ़र्क होता है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के उर्दू लैंग्वेज बोल रहा हूँ, समवन जो है वो चाइना में बैठा हुआ है वो चाइनीज़ बोल रहा है, कोई जापानीज़ बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई पश्तो बोल रहा है। तो लिहाजा ये जो लैंग्वेज का फ़र्क है, ये क्या करता था, अपने अपने लोगों ने यूनिट्स बनाए हुए थे मेजरमेंट्स के लिए, उन्होंने अपने अपने अल्फाज इस्तेमाल किए हुए थे। लिहाजा पूरी दुनिया में एक जैसा सेट और एक क्वांटिटी का एक जैसा यूनिट होने के लिए ये जब इसकी ज़रूरत महसूस हुई, तो उस वक्त सिस्टम इंटरनेशनल डिस्कवर किया गया कि पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि अगर मैं मीटर बोलता हूं तो चाहे वो जापानीज लैंग्वेज वाला है, चाइनीज़ वाला है, हिंदी वाला है, पश्तो है, उर्दू है या इंग्लिश का है, उसको मीटर से फ़ौरन पता चल जाए कि ये डिस्टेंस की बात कर रहा है। लिहाजा साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के लिए इंफॉर्मेशन को पास करना बड़ा ज़रूरी था, और इंफॉर्मेशन तभी पास हो सकती थी जब सारे एक स्टैंडर्ड पे आ जाए, एक सेट पे आ जाए। तो एक सेट पे, एक स्टैंडर्ड पे आने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल की ज़रूरत महसूस हुई। तो इस वजह से एक 7 यूनिट्स के ऊपर, 7 क्वांटिटीज़ के ऊपर सिस्टम इंटरनेशनल को बनाया गया ताकि ये पूरी दुनिया में राइज हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिस्टम इंटरनेशनल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, इट हेल्प अस मेजर समथिंग यूनिवर्सली कंसिस्टेंट। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है, ये एक ऐसा हमें प्लेटफॉर्म देता है जिसमें पूरी दुनिया में रहकर एक जैसी वैल्यू मेजर की जा सकती है, एक जैसे ही फ्रेमवर्क पे रह के एक जैसे ही यूनिट में वैल्यू मेजर की जा सकती है। तो ये भी हमारा जो है इसने साइंस की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा किया। पांचवा है, टेक्निकल एंड साइंटिफिक रिसर्च यूज द SI यूनिट्स,
यूनिवर्सली टू अवॉइड कंफ्यूजन विद द यूनिट्स इन यूज। ये ऐसे यूनिट्स को इसलिए बनाया गया क्योंकि मुख्तलिफ यूनिट्स की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि भाई यही यूनिट्स हैं, बस इससे बाहर नहीं जाना। मुख्तलिफ यूनिट्स मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल हो रहे थे जो कि एक जैसी ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लिहाजा उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है वो एक सेट ऑफ यूनिट्स बनाया गया ताकि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ उन्हीं यूनिट्स को इस्तेमाल किया जा सके, अपने अपने यूनिट्स ना हो ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, it is critical to have a standard unit system because it's help to entire world to understand measurement using a one set। ये बहुत ही मुश्किल था, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि एक ही सेट बनाया जाए जो कि पूरी दुनिया में चल सके। लिहाजा फिर साइंस ने इन सिस्टम इंटरनेशनल को डेवलप किया और एक सेट बना दिया कि जो पूरी दुनिया में चल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1.6 का जो मेन रोल है ऐसे यूनिट्स का इसकी डेवलपमेंट के लिए वो यही है कि एक ऐसा सेट, एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसे यूनिट्स को डेवलप किया जाए जो कि पूरी दुनिया में चल सके ताकि किसी को किसी किस्म की परेशानी ना हो। कोई लैंग्वेज का फ़र्क है, किसी की अपनी चीज़ों को मेजर करने की सलाहियत और होती है और वो उस मेजरमेंट के तहत यूनिट्स को अपने अपने वे में एक्सप्रेस कर सके, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक जैसे यूनिट्स को बना दिया गया ताकि हम उसी पे रह के काम कर सके। पूरी दुनिया में अगर एक लफ्ज़ बोला जाए तो वो हर एक को समझ आ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1.7, व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट क्या है? वर्नियर कांस्टेंट असल में लीस्ट काउंट का दूसरा नाम होता है। लीस्ट काउंट कह लें या वर्नियर कांस्टेंट कह लें, ये एक ही चीज है। तो हमने पढ़ा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवीजन एंड वन on vernier scale division is 0.1. It is called the least count of the vernier caliper. वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमने पढ़ा हुआ है कि मेन स्केल पे एक डिवीजन और वर्नियर स्केल पे जितने डिवीजन हैं उन्हें डिवाइड कर लिया जाए। तो एक डिवीजन मेन स्केल पे डिवाइडेड बाय 10 डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल पे है, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 0.1 आंसर आता है। तो वर्नियर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1, यानी कि 0.1 मिलीमीटर तक की ये सही पैमाइश कर सकता है। तो यही इसका क्या होता है? लीस्ट काउंट। अगर सेंटीमीटर में देखना है तो 0.01 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कैन आल्सो बी फाउंड एज अ गिवन फार्मूला। लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर 0.1। तो लीस्ट काउंट को हमने किस में? मिलीमीटर्स में और सेंटीमीटर में भी रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1.7 का आंसर था जिसमें वर्नियर कांस्टेंट को कैलकुलेट करना था। वर्नियर कांस्टेंट का दूसरा नाम लीस्ट काउंट भी होता है। तो लीस्ट काउंट हमें स्क्रू का भी पता है और वर्नियर का भी पता है और मीटर रूल का भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो जीरो एरर आ जाता है उससे क्या मुराद होती है? तो उससे मुराद ये होती है कि हमने जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है वो गलत वैल्यू दे रहा है, उसमें किसी ना किसी किस्म का फॉल्ट है। तो ये असल में किन दो इंस्ट्रूमेंट्स में आता है? वर्नियर पे या स्क्रू में। यानी कि जीरो एरर और जीरो करेक्शन क्या है कि इट इज़ अ डिफेक्ट इन अ मेजरिंग डिवाइस, यानी कि ये एक फॉल्ट होता है। जिस डिवाइस से आप मेजर कर रहे हैं उसमें कोई मसला है, फॉल्ट है। वर्नियर कैलिपर भी हो सकता है, स्क्रू गेज भी हो सकता है। एंड जीरो एरर इज कॉज्ड बाय एन इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ द जीरो पॉइंट, यानी कि वर्नियर का जीरो और मेन का जीरो वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते, यानी कि फॉल्ट आ जाता है। जीरो यहाँ तो अपनी पोजीशन से आगे चला जाता है, यहाँ जीरो अपनी पोजीशन से पीछे आ जाता है। तो इस वजह से जो मसला आता है रीडिंग लेते हुए उसे कहते हैं जीरो एरर। और इसकी जीरो करेक्शन क्या होती है? अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव होगी और अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.9, व्हाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जीरो एरर क्यों जरूरी होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में इसको फाइंड करना? देखिए, अगर आप जीरो एरर फाइंड नहीं करेंगे तो आपकी कैलकुलेशंस गलत आएंगी, आपकी कैलकुलेशंस एक्यूरेट नहीं आ सकती। तो वर्नियर में और स्क्रू में सबसे पहले आपने जीरो एरर फाइंड करना है ताकि आप जिस चीज़ की वैल्यू मेजर करने लगे हैं उसकी वैल्यू एक्यूरेट आए, ताकि जीरो एरर बाद में हम रिमूव कर सकें। जीरो एरर इज नेसेसरी फॉर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू गेट एक्यूरेट रिजल्ट।
अच्छे रिजल्ट के लिए हमें जीरो एरर फाइंड करना पड़ता है। एंड इट आल्सो हेल्प इन चेकिंग द इंस्ट्रूमेंट वेदर इट इज वर्किंग राइट और वेदर इट इज वर्किंग रॉन्ग। तो ये जीरो एरर हमें ये बताता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट सही भी है या नहीं। ठीक है, अभी मैंने बताया कि अगर जीरो जीरो के सामने है तो पता चल जाएगा कि आपका वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज बिल्कुल राइट पे है, और अगर जीरो आगे पीछे है तो इसका मतलब है आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो खराब है। तो उसकी कैलकुलेशंस को कैसे ठीक किया जा सकेगा, तो हमने जितनी खराबी है पहले वो मेजर करनी है, यानी जितना जीरो एरर है वो मेजर करना है। उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट्स में जो चीज़ लगा के उसका मेजर कर रहे होंगे लेंथ वगैरह या उस ऑब्जेक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट है हमने मेजर करनी है, तो उसमें ज़ीरो एरर की करेक्शन करेंगे। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 10 पे 1.10 व्हाट इज स्टॉप वॉच, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज्ड इन द लेबोरेटरी। यानी कि स्टॉप वॉच क्या है और मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या है जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं। तो स्टॉप वॉच का कंप्लीट टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी जाएं और लेक्चर नंबर 13 जो है वो देखें। लेक्चर नंबर 13 देखेंगे, पीछे लिस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। ठीक है, और मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट पे मौजूद लेक्चर नंबर 13 को देखें, वहाँ पे स्टॉप वॉच का ये वाला लेक्चर गिवन है, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में मुकम्मल स्टॉप वॉच को बयान किया गया है, डिजिटल और मैकेनिक, और उन मैकेनिकल स्टॉप वॉच को डिस्कस किया गया और उनके लिस्ट काउंट भी वहाँ पे मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आप इस लेक्चर को देखें, इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के नीचे सारा क्वेश्चन लिखा, इस वीडियो के नीचे सारा आंसर लिखा हुआ है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा वाई डू वी नीड टू मेजर द एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। हम क्यों मेजर करते हैं छोटे से छोटा टाइम, यानी स्टॉप वॉच से मेजर करते हैं, तो किस मकसद के लिए कर रहे होते हैं। वी नीड एन एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, यानी कि ये जो डेल्टा टी है छोटे से छोटा टाइम, यानी कि टाइम डिफरेंस होता है ना, आपका स्टार्टिंग टाइम क्या था, एंडिंग टाइम क्या, दोनों में डिफरेंस जो डेल्टा टी होता है। एज द स्मॉलर इज द टाइम इंटरवल बेटर द रेजोल्यूशन ऑफ द मेजरिंग पॉसिबल। आप जितनी छोटी वैल्यू मेजर करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है आपको टाइम की कैलकुलेशंस मेजर करने के लिए कि वो इवेंट जो है वो कितने दौरानिये में हुआ है, तो आपके लिए उतना ही फायदेमंद है। ठीक है जी। अब दूसरा एग्जांपल, एन ऑटोमेटिक क्वांटम फिजिक्स स्पेशली रिएक्शंस टेक प्लेस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। यानी कि आप किसी भी बीकर में कोई दो सॉल्यूशंस डालते हैं और वो बड़े ही क्विकली रिएक्शन कर जाते हैं, तो उनके मिलने से जो नई प्रोडक्ट बनती है वो कितनी देर में बनी, जो केमिकल्स हमने डाले उनका रिएक्शन कितनी देर में हुआ, तो उसके एग्जैक्ट टाइम को मेजर करने के लिए हम स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करते हैं। तो जितना आप छोटा टाइम पीरियड रखेंगे, जितने इंटरवल ऑफ टाइम आपका शॉर्ट होगा, आपकी वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट होगी, रिजल्ट उतने ही अच्छे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.12 और 1.13, यानी कि 12वां और 13वां क्वेश्चन एक ही टॉपिक से रिलेट है, इस वजह से मैंने दोनों को इकट्ठा लिख दिया। What is meant by the significant figures of a measurements? How is precision related to the significant figures in the measuring quantities? Significant figures कैसे कैलकुलेट की जाती है और ये कैसे रिलेट कर रही होती है क्वांटिटीज को, उसमें किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसके लिए आप जाएं लेक्चर नंबर मेरा 15 पढ़ें, जो कि ये वाला लेक्चर गिवन है। ठीक है, प्लेलिस्ट में मौजूद है लेक्चर नंबर 15, उसमें देखें, वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में मुकम्मल डिस्कस किया गया है, मुकम्मल बताया गया है। तो आप वहाँ पे जाके ये लेक्चर पढ़ें। ठीक है, आपका ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो आज के सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, एक एक करके डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में जो कि नहीं समझ आ रहा, जो कि कंफ्यूजन है, तो आपने वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिख देना है, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं, ये देखें, हमने ये पेज नंबर 25 तक ये सारे क्वेश्चन 13 कवर कर लिए हैं। अब है हमारे प्रॉब्लम्स, यानी कि न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स किस तरीके से करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, इनको हमने डिस्कस करना है। ये टोटल आपके 10 न्यूमेरिकल्स हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।